Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. How are you all? I hope you guys are doing well. So, before we begin with our session, let me give you an overview of our session. So, we discuss the current affairs in the form of MCQs. आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है MCQ के फॉर्मेट में, उसके 4 ऑप्शंस होते हैं. देन वी डिस्कस द आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड उसके नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग उसके रिलेटेड की पॉइंट्स जो भी होते हैं वो रिवाइज करते हुए चलते हैं. ठीक है, की पॉइंट्स इसीलिए ऐड किए हैं ताकि अगर कोई भी एस्पिरेंट उस एग्ज़ाम को लिख रहा है जिस पे आंसर राइटिंग भी रिक्वायर्ड है तो उनके लिए भी सेशन बहुत यूज़फुल हो जाए ताकि वो अपने आंसर राइटिंग में इन पॉइंट्स को इंक्लूड कर पाए. ठीक है, सो बेसिकली दिस सेशन इज़ फॉर ऑल दोज एस्पिरेंट्स जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रेलवे, जहाँ पे भी करंट अफेयर्स आएगा आपके लिए सेशन बहुत ही हेल्पफुल प्रूव होगा. ठीक है जी. सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स बिगिन विथ आवर सेशन. पर हाँ, ओवरव्यू की हम बात कर रहे थे तो एट द एंड ऑफ द सेशन हम लोग एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे और एक इंडेक्स भी है तो उसको थोड़ा अच्छे से हम पढ़ लेंगे, तो वो एमसीक्यू के फॉर्मेट पे नहीं होगा. तो इन तक बने रहिएगा एंड लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, बाकी सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते रहिएगा एंड सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करिएगा, बेल आइकन पे भी प्रेस करिए ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे. ठीक है, पहला क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया होगा इतनी देर में आई गेस. व्हाट इज़ द थीम फॉर द वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे 2024? तो आज ही के दिन यानी कि 4 अक्टूबर के दिन हम एनिमल वेलफेयर डे मना रहे हैं. ठीक है, तो इसकी थीम क्या है आपको बताना है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, द वर्ल्ड इज़ देयर होम टू, यानी कि ये जो दुनिया है वो उनका भी घर है. ठीक है, यानी कि हमें अपने खुद को सेल्फिश होकर नहीं देखना है कि ये सिर्फ इंसानों के लिए है. एनिमल्स और बाकी जो भी जैव विविधता है, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सभी के लिए है. राइट, अर्थ इज़ फॉर एवरीवन. तो हमें उनकी देखभाल करते हुए उनके साथ को एग्जिस्टेंस में चलना है. ठीक है, ओके. तो वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, ठीक है, ये एनिमल वेलफेयर डे है. ठीक है, नॉट एनिमल डे. कई जगह पे इसको एनिमल डे भी कहा जाता है. दिस इज़ एनिमल वेलफेयर डे. ठीक है, ये एनुअली हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 4 अक्टूबर से. कब से? 1925 से हम इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं. ठीक है, मैंने यहाँ पे हर एक एमसीक्यू के बाद आपको हेडलाइन पॉइंट भी इंक्लूड कर दिया है ताकि आप यहाँ से अगर चाहते हो तो नोट्स बनाते आप रख सकते हो. ऐसे पूरी की पूरे पैराग्राफ्स उतारने की ज़रूरत नहीं है. बस एक ऐसा हेडलाइन पॉइंट स्टार मार्क करके हमने नोट कर दिया. हेडलाइंस आप नोट करते जाओगे, आपको पूरी की पूरी न्यूज़ याद होते जाएगी. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड स्पेस वीक 2024 फोकसेस ऑन विच थीम? तो वर्ल्ड स्पेस वीक की थीम क्या है? हम वर्ल्ड स्पेस वीक भी 4 अक्टूबर से मनाना स्टार्ट कर रहे हैं. आज ही के दिन से ये वीक स्टार्ट हुआ है. इसकी थीम क्या है आपको बताना है. सो यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज. तो ये इस बार की थीम है और 4 से लेके 10 अक्टूबर तक ये हम मनाएंगे. क्यों? क्योंकि तो सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स हुए थे. 4 अक्टूबर के ही दिन पहली बार रशिया ने मैन मेड आर्टिफिशियल सैटेलाइट को जो है वो भेजा था और तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग इस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं. ठीक है, हेडलाइन पॉइंट इस पे भी इंक्लूड है, आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो. नेक्स्ट, द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑन एनवायरनमेंट एंड वर्ल्ड लाइफ वातावरण फोकसेस ऑन विच थीम फॉर 2024? तो एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ के ऊपर. इस फिल्म फेस्टिवल का नाम है वातावरण. इसकी जो थीम है 2024 के लिए वो क्या है ये आपको बताना है. यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वेटलैंड्स फॉर लाइफ. बी विल बी आवर आंसर. ठीक है, तो ये फेस्टिवल जो है ये फोकस करता है ऑन राइजिंग अवेयरनेस अबाउट वेटलैंड्स एंड इकोसिस्टम. तो जो हमारे वेटलैंड्स हैं, जो हमारा इकोसिस्टम है, पर्यावरण है, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करता है कैसे हम सस्टेनेबल तरीके से आगे रह सकते हैं. ठीक है, बिकॉज आप देख सकते होंगे कि नाउ इट्स बिन अक्टूबर, राइट. इस महीने में यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, लाइक फीलिंग कि समर सीज़न चल रहा है, गर्मियों के सीज़न में हम बैठे हुए हैं, ऐसी हालत हो गई है. तो ऑल दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. तो जिस तरीके से पेड़ काटे जा रहे हैं, जिस तरीके से बेधड़ल्ले से पोल्यूशन होते जा रहा है
और अगर लोगों को भाई कुछ समझाने की कोशिश करो कि इसको पल्यूट, हम इस तरीके से पल्यूट कर रहे हैं, साउंड पोल्यूशन कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, या फिर अगर हम किसी से कहें कि भाई पेड़ को ऐसे मत उससे पत्तियां ना तोड़ो, उसमें पानी डालो, तो लोग कहेंगे कि भाई भाषण झाड़ रहा है ये तो लोगों को एक तो समझना भी नहीं है और दूसरी तरफ वो ऐसे डिस्ट्रॉय भी करते हुए जा रहे हैं। सो ऐसे सिचुएशन में अब क्या ही किया जाए, लाइक वी शुड ट्राई आवर बेस्ट कि उनको समझाया जा सके। बाकी वो तो भुगत ही रहे हैं, हम भी उनके साथ कॉन्सिक्वेंसेस भुगत ही रहे हैं। उनकी आने वाले जनरेशन के बारे में भी वो नहीं सोच रहे हैं। आई थिंक वो तभी सेंसिटाइज होंगे जब उनको हम ऐसे समझाएंगे कि भाई आपके आने वाले जनरेशन के लिए भी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, तब जाके उनको लगेगा कि हाँ यार, हमारी जनरेशन आने वाली जनरेशन के लिए तकलीफ़ ना हो, एटलीस्ट इसके लिए तो हम स्टॉप कर दें, बिकॉज ह्यूमन्स आर वेरी सेल्फिश दीज डेज। तो या लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि चीज़ें बदलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट एयर ट्रेन सिस्टम एक्सपेक्टेड टू लॉन्च बाय 2027? एयर ट्रेन सिस्टम इज़ बेसिकली से कोई हवा में गाड़ियाँ और ट्रेन नहीं चलेंगी, एलिवेटेड होगी, ऊंचाई पे चलेगी। तो ये कहाँ पे चलेगी ट्रेन, ये आपको बताना है। एक ट्रेन सिस्टम रहेगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो इस एयरपोर्ट पर ये ट्रेन सिस्टम चला है। बेसिकली क्यों, कई सारे टर्मिनल्स हैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, तो 1 टर्मिनल से 2 टर्मिनल जाने के लिए लोगों को इजी हो, 2 से 3, 4 से 1 किसी को जाना हो, तो ऐसे अलग अलग टर्मिनल्स हैं, तो वहाँ पे लोगों को ईज़ हो टू ट्रैवल एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाने के लिए ये जो है सिस्टम चलाया जाए है, और ये 2027 तक ये रेडी हो जाएगा। ठीक है, और कितना एरिया कवर करेगा? 7.7 किलोमीटर का ये ट्रेन सिस्टम कवर करेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट, विच रोड वॉज रीनेम्ड जमाइका मार्ग टू स्ट्रेंथन द डिप्लोमेटिक टाइज विथ जमाइका? तो जमाइका कंट्री के साथ जो है अपने टाइज मतलब संबंध को और अच्छा करने के लिए जमाइका मार्ग को जमाइका मार्ग नाम रख दिया है। किस रोड का, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज इन द फ्रंट ऑफ द जमाइकन हाई कमीशन। तो जो जमाइका का एम्बेसी है इंडिया में, न्यू दिल्ली में, वहाँ पे जो है उसके सामने से जो रोड गुजरती है उसको जमाइका मार्ग नाम रख दिया है। ठीक है, तो अभी जो है दिस इनिशिएटिव इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियाज़ एफर्ट टू स्ट्रेंथन डिप्लोमेटिक टाइज विद जमाइका। तो जमाइका के साथ जो हमारे संबंध है डिप्लोमेटिक टाइज, उसको सही अच्छे करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए ये मूव लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, नागालैंड पार्टनर्ड विथ विच कंट्री फॉर द 25th हॉर्नबिल फेस्टिवल? तो 25th हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए नागालैंड ने किस कंट्री के साथ पार्टनरशिप की है? राइट, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वेल्स। वेल्स विल बी योर आंसर। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल एक मेजर इवेंट है जो कि प्रमोट करता है नागालैंड के कल्चरल हेरिटेज को। ठीक है, इस फेस्टिवल में पूरा नागालैंड का जो है कल्चरल हेरिटेज दिखाया जाता है कि नागालैंड का कितना डाइवर्स कल्चर है, कितनी विविधता है। ठीक है, कितना रिच कल्चर है। तो बस इसी के लिए जो है नागालैंड ने वेल्स के साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप चाहते हो तो इस सेशन को 1.25 या फिर 1.5x स्पीड पे देख सकते हो, ताकि आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस और ज़्यादा अच्छा हो और आप कम समय में बहुत ज़्यादा कंटेंट देख सको। ठीक है, नेक्स्ट, द कृषि सखी स्कीम इन उत्तर प्रदेश फोकसेस ऑन एम्पावरिंग विच ग्रुप? तो कृषि सखी स्कीम जो है वो उत्तर प्रदेश ने लॉन्च की है। ये स्कीम किन पे फोकस करती है, ये आपसे पूछा गया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वुमन इन एग्रीकल्चर। तो जो वुमन एग्रीकल्चर में काम करती हैं, उनसे जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्क होता है, अगर उससे वुमन जुड़ी हैं तो उनको ये स्कीम सपोर्ट करती है। ठीक है, द स्कीम एम्स टू ट्रेन द वुमन फ्रॉम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन द एग्रीकल्चर। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, स्वयं सहायक जो ग्रुप्स होते हैं, उनमें से जो वुमेंस होती हैं उनको ट्रेन करेंगे ताकि वो एग्रीकल्चर की जो एक्टिविटीज़ है वो और अच्छे से वो कर पाएँ। ठीक है जी। नेक्स्ट, विच सिटीज़ सिविक बॉडी लॉन्च्ड जीपीएस बेस्ड डिजिटल ई खाता सिस्टम? तो ई खाता सिस्टम किस सिटी के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया, ये आपसे पूछा गया है। सिविक बॉडीज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। बेंगलुरु किस स्टेट की राजधानी है? कर्नाटका की राजधानी है। ठीक है जी। तो ये इनिशिएटिव क्यों लिया गया है? द सिस्टम फैसिलिटेट्स प्रॉपर रिकॉर्ड मैनेजमेंट फेजिंग आउट ऑफ फिजिकल खातास। तो जो लैंड से रिलेटेड आपका जो पेपर वर्क होता है वो पूरा एलिमिनेट कर दिया गया है। अब जो है आप ऑनलाइन बेसिस पे जो है आपका जो भी लैंड से रिलेटेड
ट्रांजैक्शंस होती हैं, लैंड को ख़रीदना, लैंड को बेचना, जो भी लैंड से रिलेटेड आपको काम होगा वो अब ऑनलाइन होगा अगर वो बेंगलुरु महानगर पालिका यानी कि जो बेंगलुरु का सिविक बॉडी है उसके अंडर आता है। तो ठीक है, तो यस, ठीक है जी, दिस न्यूज़ इज़ क्लियर टू यू। अब अगले न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। द बापू टावर डेडिकेटेड बाय बिहार सीएम कमेमोरेट्स विच लीडर। तो बापू टावर जो है वो बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने जो है वो इनाग्रेट कर दिया है। वो किस लीडर को ये डेडिकेटेड है ये टावर? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी, एज द नेम सजेस्ट, राइट। तो पटना में जो है ये टावर जो है इसको बनाया गया है। इसमें बेसिकली जो महात्मा गांधी जी हैं उनसे उनके लाइफ के रिलेटेड जो भी इंसिडेंट्स हैं उसको इस टावर में यानी कि इस बिल्डिंग में जो है वो प्रदर्शनी के तौर पे लगाया गया है। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी की 155th बर्थ एनिवर्सरी थी। किस दिन हमने मनाया? 2 अक्टूबर को 155th एनिवर्सरी मनाई 2024 में, राइट। तो बस उसी के उपलक्ष्य में जो है इस बिल्डिंग का अनावरण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया बिकम एन एफिलेट मेंबर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया जो है वो मेंबर बन गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम। तो जो मेडिकल डिवाइसेस होते हैं जैसे बीपी चेक करने की मशीन हो गई, राइट, और जो शुगर टेस्टिंग के लिए मशीन आता है जिसको हम ग्लैकोमीटर कहते हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो या उन सभी डिवाइसेस का जो स्टैंडर्ड है वो सही से मेंटेन हो रहा है, वो कौन सा इंस्टीट्यूट देखता है? दैट इज़ यहाँ पे जो हमने पढ़ा इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम। तो ये जो है ये इंश्योर करता है कि जो भी मेडिकल डिवाइसेस बन रहे हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री में, यानी कि जो इनके मेंबर नेशंस हैं वो सही से बन रहे हैं या नहीं, सब क्वालिटी चेक वगैरह ये इंस्टीट्यूट ये फोरम करता है। ठीक है, तो इसी फोरम का जो है वो इंडिया भी मेंबर बन चुका है। ठीक है जी, ताकि जो इंडिया में डिवाइसेस हो रहे हैं, बन रहे हैं या फिर जो आ रहे हैं किसी दूसरे कंट्रीज़ में से वो सही से हो और एक्यूरेट रीडिंग्स दे। ठीक है, नेक्स्ट, हु वॉज रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के चेयरमैन के तौर पे किन्हें नियुक्त किया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रवीण कुमार गुप्ता जी। ठीक है, प्रवीण कुमार गुप्ता जो हैं ये पहले प्रीवियसली एसबीआई में भी थे, राइट। तो अब ये जो है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के चेयरमैन बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्रशांत किशोरे लॉन्च्ड विच पॉलिटिकल पार्टी इन बिहार। तो प्रशांत किशोरे जी ने बिहार में किस पॉलिटिकल पार्टी को लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जन सूरज पार्टी। ये जो है आने वाले जो विधानसभा इलेक्शंस होंगे बिहार में ये उन पे कॉन्टेस्ट करने वाले हैं, ऐसा इन्होंने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट, विच कंपनी एक्वायर्ड भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स इन अ 13,630 करोड़ डील। तो भारत सीरम्स को किस कंपनी ने एक्वायर किया है इतने रुपयों में, ये आपसे पूछा गया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मैनकाइंड फार्मा। तो मैनकाइंड फार्मा ने किसे खरीद लिया है? भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स को। ठीक है, तो इसको जो है इसको क्लियरेंस मिल गया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से। तो इंडिया में अगर कोई भी कंपनीज अगर किसी को ख़रीद रही है कंपनी या फिर अपने में मर्ज हो रही है, अमेलगमेट हो रही है किसी कंपनी में, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से आपको क्लियरेंस लेना पड़ता है। ठीक है जी, तो ये अमाउंट याद रख लीजिएगा, 13,630 करोड़ में जो है ये अक्वायर कर रहे हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट, हु वन 2024 चाइना ओपन टेनिस टाइटल। तो ये जो टूर्नामेंट हुआ चाइना ओपन टेनिस 2024 का ये एडिशन हुआ, इसके विनर कौन रहे ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कार्लोस अल्कराज। इन्होंने किनको हराया है? कार्लोस अल्कराज जी ने जेनिक सिनर जी को हराया है। ठीक है, नेक्स्ट, ये न्यूज़ अब स्पोर्ट्स से है। ठीक है, आईसीसी ने लॉन्च किया है एआई टूल टू शील्ड प्लेयर्स फ्रॉम टॉक्सिक कंटेंट इन वुमेंस T20 वर्ल्ड कप। तो हम जैसे कि हम सबको पता है कि वुमेंस का T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया है 3 अक्टूबर से। कहाँ पे ये चल रहा है? शारजा में चल रहा है। पहले बांग्लादेश में होने वाला था बिकॉज़ वहाँ पे तख्ता पलट हो चुका है। अब इसी वजह से जो वेन्यू है वो शिफ्ट कर दिया गया, शारजा में अब ये होगा। ठीक है, और दुबई में भी आई थिंक कुछ वेन्यूज़ पे ये होगा। ठीक है, तो उसी पे जो वहाँ के प्लेयर्स हैं जो उस टूर्नामेंट में खेलेंगे वुमेंस वर्ल्ड कप में, जो बेसिकली प्लेयर्स हैं वो जो खेलेंगे उनको जो है हेट ना मिले। सोशल मीडिया पे ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे प्लेयर्स को ट्रोल किया जाता है, हेट कमेंट्स पास किए जाते हैं। तो उसी को रोकने के लिए जो है
एक एआई टूल की मदद ली जाएगी। आईसीसीआई ने इसको लॉन्च किया है, जिसका नाम किसके साथ ये कोलैबोरेशन में इन्होंने इस टूल को लॉन्च किया है, इन कोलैबोरेशन विद गो बबल। तो गो बबल और आईसीसी ने दोनों ने मिलकर इस एआई टूल को डेवलप किया है। ठीक है, तो बस इतनी सी ही न्यूज़ थी जो मैंने आपको समझा दी। अगली न्यूज़ को हम देखते हैं। एक रिपोर्ट रिलीज़ हुई है जिसका नाम है एशिया पावर इंडेक्स। इसको किसने पब्लिश किया है? लॉवे इंस्टीट्यूट ने। और कितने कंट्रीज़ को इसमें स्टडी किया गया है? 27 कंट्रीज़ को स्टडी किया गया है। ठीक है, इस इंडेक्स में इंडिया का रैंक 3rd रहा है। ठीक है, इन द एनुअल पावर एशिया पावर इंडेक्स रिलीज्ड बाय एन ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक। ये ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक है। थिंक टैंक इज बेसिकली जो पॉलिसीज़ बनाती है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी है। ठीक है, जिन्होंने इस इंडेक्स को रिलीज़ किया है। तो इसमें इंडिया 3rd नंबर पे है। टॉप 5 कंट्रीज़ को देख लेते हैं। तो पहले नंबर पे है यूएस और उसका स्कोर है, ये स्कोर्स इतना ज़्यादा याद नहीं है, बस आपके रेफरेंस के लिए मैंने ऐड कर दिया है। तो फर्स्ट पोजीशन पे है यूएस, सेकंड पोजीशन पे है चाइना, थर्ड पोजीशन पे है इंडिया। टॉप 3 तो आपको याद रखना ही है। फॉर द सेफर साइड टॉप 5 भी अगर आप याद रखोगे तो इट इज़ वेरी गुड फॉर यू। ठीक है, 4th पोजीशन पे है जापान, 5th पे है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी, ओके। तो नेक्स्ट एक एमओयू साइन हुआ है किसके बीच? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और रेलीस्टैट आईएनसी, जो कि कनाडा बेस्ड कंपनी है। ठीक है, क्यों इन्होंने एमओयू साइन किया है? टू कोलैबोरेट इन द एरिया ऑफ स्पेस प्रोडक्ट्स, बीईएल्स कॉर्पोरेट ऑफिस इन बेंगलुरु कर्नाटका। तो जो स्पेस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, बीईएल बेसिकली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, राइट। तो ये जो है एक गवर्नमेंट ओन या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट है इंडिया में। तो इन्होंने साइन किया है रियल स्टैट आईएनसी कनाडा के साथ, ताकि स्पेस प्रोडक्ट्स जो हैं, स्पेस से रिलेटेड जो भी एयरक्राफ्ट्स और जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो बना सकें। ठीक है, कहाँ पे ये एमओयू साइन हुआ? जो कि कॉर्पोरेट ऑफिस है बीईएल का बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, बीईएल के बारे में स्टैटिक फैक्ट जान लेते हैं। इसकी एस्टैब्लिशमेंट 1954 में हुई है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? बेंगलुरु कर्नाटका में है। सीएमडी यानी कि चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर इसके कौन है? मनोज जैन जी। ठीक है, स्टैटिक फैक्ट से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे ऐसे क्वेश्चन आएगा कि बीईएल और रियल स्टैट ने स्पेस प्रोडक्ट्स के लिए एमओयू साइन किया है, तो बीईएल का हेडक्वार्टर कहाँ है या फिर बीईएल के सीएमडी कौन है, ऐसे आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो आप स्टैटिक फैक्ट को भी आराम से पढ़िएगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहें। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। इफ़ यू हैव लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। ऑल्सो सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना। ठीक है, ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय एवरीवन।